हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अभी अमन नया है बिल्कुल, और तुम दोनों पुराने हो। तो तुम में से मुझे कौन बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? सुमित, बताइयो। यस सर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम घर बैठे बिना किसी बाहर जाए अपने फोन से लैपटॉप से हम्म। अपने को कुछ ऐड चलानी है, कुछ किसी को बारे में बताना है, तो हम उसको एक लैपटॉप के जरिए या एक फोन के जरिए इंटरनेट के जरिए किसी को भी कहीं भी बैठे यहाँ से और ऑल ओवर कंट्री हम्म। कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। ऑल ओवर कंट्री या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाँ, वर्ल्ड। है ना? हाँ हाँ, ऑल ओवर द तो वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया में चला रहा हूँ तो मैं उसको चला सकता हूँ ना आगे भी। यूएस में भी हाँ दिखा हाँ। सकता हूँ उसको। हाँ, यूएसए वगैरह में सब जगह जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? यस। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स को लिखा है अभी, कि अपन इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना गोल ही है कि इसको आज के आज में कवर कर दें। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? तो शुरू से आपको बताता हूँ मैं, देखो, लिख लिख भी देता हूँ साथ के साथ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बेसिकली ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किस चीज की? इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू अचीव आवर business goal by using different techniques or platforms। ठीक है, समझ में आया इसका? कि अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, और हमारे कुछ बिजनेस के गोल्स रहते हैं, कि मानो कि मुझे सेल बढ़वानी है, और या फिर कस्टमर्स को ज्यादा लेके आना है अपनी दुकान के अंदर, सर्विस बढ़ानी है। जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हम जो भी टेक्निक लगाएंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं हमारे? प्लेटफॉर्म में तुम्हारा आ जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब वगैरह आ गया। ठीक है। देन वेबसाइट्स आ गई। क्या हो गया? ठीक है, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके हमारे बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी हम करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और टेक्निक्स मेरी क्या रहती है? मैं एसईओ करूंगा, मैं पीपीसी करूंगा, मैं सबमिशंस करूंगा, काफी सारे आगे आएंगे। ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे जाकर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। अभी है कौन कौन? ईशा इज रेज्ड अ हैंड। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी, ईशा? हाथ तो उठाया आपने अभी, दोबारा हाथ उठाओ, आवाज आ रही है तो। ठीक है, परफेक्ट। अमन, समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हम्म। अगर मैंने सामने लिख के बताया तो भी समझ में नहीं आया अब तक? आ गया। आ गया? जो लिखा हुआ है समझ में आ गया? यस। ये मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मेरी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक को इन प्लेटफॉर्म्स पे लगा के मैं अपने बिजनेस का जो भी गोल पूरा करूंगा, तो वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ना ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस रहते हैं यहाँ यहाँ पे,
हमें पता होता है कि हमें क्या बेचना है और किसको बेचना है। ठीक है। अगर कोई मेरा प्रोडक्ट मेल का है तो मैं सिर्फ मेल को दिखाऊंगा उसकी एड, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट फीमेल का है तो मैं सिर्फ फीमेल को टारगेट करूंगा। ठीक है। एज आ जाएगी कि वो जो प्रोडक्ट है वो 20+ एज के लिए मायने रखता है, उससे भी नीचे वालों को नहीं रखता, तो उससे नीचे वालों को मैं ऐड दिखाऊंगा भी नहीं। क्योंकि आजकल कम एज वाले भी मोबाइल वगैरह रखते हैं, अपनी आईडी वाईडी बना लेते हैं, तो उनके मोबाइल पे मेरी ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है। जेंडर मेल फीमेल हो जाता है। प्लेसेस, मान लो कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ, आज मैं एक आरओ ठीक करता हूँ, ठीक है, और मेरी जो सर्विसेज है वो सिर्फ हिसार हिसार में चलती है, तो मैं सिर्फ हिसार के बंदों को ही वो ऐड दिखाऊंगा। ठीक है। मैं सिरसा वालों को या फिर कैसे चंडीगढ़ वालों को किसी को मैं वो ऐड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा वेस्ट होगा बिना बात का। ठीक है। तो हम प्लेस वाइज भी इसमें टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। कीवर्ड्स तो चलो बाद में बताएंगे। समझ में आएगा टारगेट ऑडियंस किस जगह पे, किस बंदों को, मेल फीमेल को, एज क्या है उसकी, उनका इंटरेस्ट क्या है, उस बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ देखो, अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि कोई पढ़ नहीं रहा है। सर लैपटॉप पे ना आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो बंद हो गया वहां से, तो करके मुझे अच्छा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बोली जा रही हूँ वहां से, आपको आवाज नहीं सुन रही। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अब और फोन में बाकी अटैच किया दोबारा से। परफेक्ट। बाकी कोई है क्लास के अंदर? यस। हाँ तो देखो, मैं तुम्हें यही कर रहा हूँ कि इट इज अ लाइव क्लास, देन यू हैव टू इंटरेक्ट। ठीक है। वरना तुम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ओके, ये वाली वीडियो भी यूट्यूब पे डल जाएगी जो अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चाहे उसको देख लेना। अगर ओके। तुम मेरे साथ लाइव बात कर रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो तुम इंटरेक्ट करो मेरे साथ, ओके उससे सर। मजा आएगा। ठीक है। वरना क्या करते हैं कि लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, कोई करे तो ठीक, कोई ना करे तो ठीक, पर मेरे को मतलब है कि भाई जो कर रहा है उसको करना है। जी। ठीक है। तो अभी पॉइंट की बात करते हैं। देखो, मैं बता रहा था कि टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, हम क्या बेचना है और किसको बेचना है वो कर सकते हैं इजीली। अब डिजिटल मार्केटिंग है ना, कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है। उसको देख के ही हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केटिंग करने का हमारे पास ट्रेडिशनल वे भी है कि टेलीविजन में कुछ दिखा दिया, या फिर न्यूज़पेपर छपवा दिए, पैम्पलेट्स वगैरह छपवा दिए। ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका वो है, एक तरीका है हमारे पास डिजिटली। तो हम डिजिटली की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं इतना? तो इन बेनिफिट्स के चक्कर में नंबर वन आता है लो कॉस्ट, कि जिस कॉस्ट के अंदर हम टीवी के अंदर ऐड चलाएंगे ना, उसी कॉस्ट के अंदर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उससे 100 टाइम ज्यादा हमारे पास ऑडियंस आती है। ठीक है। अगर मैं इसको बहुत छोटा सा कंपेयर करूं कि आजकल हम अगर पैम्पलेट वगैरह किसी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो इट टुक अराउंड 500 रुपीज। ठीक है। और 500 रुपीज अंदर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम 10,000 लोगों से प्लस पहुंच सकते हैं। ठीक है। जी। तो बहुत ईजी सा एग्जांपल मैंने दे दिया है कि लो कॉस्ट करता है। टारगेट ऑडियंस वही कि क्या बेचना है और किसको बेचना है। अब टीवी में ऐड चल रही है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की, और उसको सारे मेल बंदे देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है बेसिकली वो लेडीज के लिए है। ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहूंगा कि लेडीज ही देखे, तो सिर्फ लेडीज के लिए मैं चला सकता हूँ, जेंट्स के ऊपर दिखा के मैं पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू वे कम्युनिकेशन। अब देखो कि न्यूज़पेपर में ना किसी ने आर्टिकल छपवा दिया अपने प्रोडक्ट का, अब पढ़ने वाले ने क्या करना है कि वो देख लिया ऐड, पर वो चाहता है कि यार जो तुम्हारी फोटो है ना ये अच्छी नहीं हो रखी, इसका प्राइस कितना है भाई, अगर मैं 10 लूँ तो कितने का लगाओगे? ठीक है। या फिर किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना हो हैंड टू हैंड, या फिर मेरे को कुछ क्वेरी लिखनी हो अलग से, भाई तुम ना इसको ऐसे करके बताओ कैसे रहेगा, या फिर मैं उसमें कोई सजेशन देता हूँ, कोई फीडबैक देता हूँ, तो वो न्यूज़पेपर में पॉसिबल ही नहीं है। टीवी में भी नहीं पॉसिबल, अगर टीवी में कोई ऐड चल गई, मैंने देखा, अगर मैं इंटरेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। पर डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमें कोई ऐड दिखती है ना, तो उसमें मैं रिव्यू देख सकता हूँ, उसमें मैं कमेंटिंग भी कर सकता हूँ, उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, लाइक वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है। जिसने वो चलाई है हैंड टू हैंड, उससे मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ। समझ गए? टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है डिजिटल मार्केटिंग में, कि ऐड चलाई है, ऐड दिख गई, हैंड टू हैंड उस बंदे के पास पहुंच जाओ जो भी अपनी क्वेरी है उसको लेके। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेजर कस्टमर एनालिटिक्स।
अब देखो कस्टमर क्या कर सकता है कि वो ऐड देखेगा तो उसको लाइक करेगा, या उसको शेयर करेगा, या कमेंट करेगा, या हमने हमारे उसके अंदर वेबसाइट लगाई है या तो वो वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जाके उसने कितनी देर तक उस साइट को अप्रोच किया मैं दिखाता हूँ। कि जैसे अगर मैं बात करूँ द iCloud.com की, मानो कि मैंने ना अपनी एजेंसी की ऐड चलाई और मेरा टारगेट ये था कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ना मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। तो मैं इस चीज को ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन कौन बंदा मेरी ऐड देख के मेरी वेबसाइट के ऊपर आया है, और किसने यहाँ से लेके सिर्फ इतना इतना स्क्रॉल किया है, किसने पूरा स्क्रॉल किया है, किसने इस पेज पे क्लिक किया है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं कि अगर आज कोई पर्सन मानो दुनिया में कहीं भी बैठा है, उसने मानो कि कॉन्टेक्ट अस का पेज खोल दिया, तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, मैं देख सकता हूँ गूगल से कि उस बंदे के पास मोबाइल कौन सा है, वो कौन सी सिम यूज कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ बैठा है, कौन से शहर के अंदर है, ठीक है, सब चीज उसके मेरे पास आ जाएगी। जी ठीक है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। हमने ऐड चलाया तो जिस जिस बंदे ने हमारी ऐड के साथ इंटरेक्शन किया है, तो मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, पर्टिकुलर इस जगह से ना ज्यादा व्यूअर्स आ रहे हैं, यहाँ से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, तो फिर मैं वहां पे ज्यादा फोकस करूंगा बाद में। ठीक है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है रीमार्केटिंग। अब देखो मैंने क्या किया कि एनालाइज तो कर लिया कि पर्टिकुलर ना हिसार के एक शिवनगर से कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, या फिर मेरे को ना 20 से 26 एज वाले ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं नेक्स्ट जो एड चलाऊंगा ना, तो पर्टिकुलर उस सेक्शन के अंदर चलाऊंगा, क्योंकि जो मेरी थी एड के अंदर, जो मेरे पास एनालिटिक्स आया था, जो डेटा मेरे पास आया, मैंने तो देख लिया ना कि भाई हम्म, किसको एक्चुअल में दिखाना है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने अमेजोन पे कुछ सर्च किया या यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, तो मेरे को क्या लगता है, क्या दिखता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं मुझे वही ऐड दिखती है बार बार। अगर मैं शूज मैंने सर्च कर लिया ना, तो मेरे को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर शूज ही दिखेगा, और मेरे दिमाग पे ऐसा असर आ जाएगा कि उसको मैं खरीद ही लूंगा। ठीक है, इसको बोलते ठीक हैं है। रीमार्केटिंग, कि कस्टमर को बार बार वही चीज दिखाना, बार बार दिखाते रहो उसको जब तक वो ले ना ले। ठीक। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज काम करती है, मेरे साथ बिल्कुल करती है। अगर मैं वो देख लेता हूँ बार बार, तो उसको मैं परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, जी तो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स मैंने कुछ है जो वो बता दिए, टारगेट ऑडियंस मैंने बता दिया, प्लेटफॉर्म्स हमारे ये होते हैं, हमारी टेक्निक्स होती है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? देखो अगर सेम प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम दो लोग कर रहे हैं, मानो कि एक की मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, एक की कर रहे हैं सुमित, और मैंने क्या किया कि 1 महीने तक ना कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऐड चला के छोड़ दिया, लेकिन सुमित क्या कर रहा है कि हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन ना उस ऐड पे काम कर रहा है कि लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस कीवर्ड्स पे व्यू ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्या सुधार करना है, क्या चीजें हटानी है। तो मैं क्या देखूंगा कि इसकी ऐड ना हाई फाई चल रही है, इसको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर मैंने काम नहीं किया ना, तो मेरे जो कंपटीटर है वो आगे निकल जाएंगे मेरे से। अगर जी। मैंने 10 दिन भी काम नहीं किया अपने ऊपर, तो कंपटीटर आएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो ठीक है। हमेशा हमें काम करते रहना है इसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक टर्म्स है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ये यस सर। मैंने अभी साथ में पॉइंट नोट कर लिए थे, क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ टर्म्स बताता हूँ कि जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है कंटेंट। अच्छा, कंटेंट बताओ क्या होता है, पहले किसको पता हो? ईशा आप बताओ, क्योंकि ये तो पुराने हैं, आप बताओ कंटेंट क्या होता है। सर किसी के ऊपर कोई टॉपिक लिखना। ठीक है, और? बस इतना सही है। ठीक है, अमन, कंटेंट क्या होता है? कंटेक्ट। कंटेंट नहीं, कंटेंट जो होता है, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं भाई उसने कंटेंट बढ़िया बना रखा है, उसका कंटेंट अच्छा है, क्या होता है कंटेंट? किसी बंदे को अपने और नहीं पता सर। किसी एक प्रोडक्ट दो पे के बारे पता है। में कुछ बता देना बस, या किसी जैसे ऐड दे देना कुछ भी। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली कंटेंट क्या होता है कि एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी सोर्स। जी ठीक है, कुछ भी हो वो एक कंटेंट है। म्यूजिक के कंटेंट है, ऑडियो, इमेज, वीडियो, जीआईएफ, ब्लॉग, आर्टिकल्स, वो सब कंटेंट है। जो भी हम डिजिटल देखते हैं ना, कुछ भी हमने देख लिया तो वो सब एक कंटेंट है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बोलते हैं कि कंटेंट इज अ किंग। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। जी। ठीक है,
अब मान के चलो कि एक सेम प्रोडक्ट है, मैंने और सुमित ने क्या किया कि ऐड चलाई उसकी। मैंने क्या किया कि सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो खींची, उसको अपलोड करके लगा दिया कि फालतू कीवर्ड्स मैंने लगा दिए, ये सब चीजें कर दी। और सुमित ने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, उसकी फोटोग्राफी बहुत बढ़िया की है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है। ठीक है, उसकी एक एक डिटेल बताई है, उसके बेनिफिट्स बताए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन सब लिखे, उसने उसका प्राइस लिख दिया। तो चांसेस किसके ज्यादा है परचेज करने के? उसी के ज्यादा है ना, कि उसने बहुत अच्छे से लिखा है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो वहां पढ़ लेगा। जी। उसका एड दिखाने का, उसका कंटेंट डालने का अच्छा बहुत तरीका था, अच्छा तरीका था, तो वो परचेज होगा। मेरी वाले पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है। जी। बेसिकली कंटेंट इज अ किंग। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो चाहे तुम पैसा लगा के मार्केटिंग करो या फिर तुम ऑर्गेनिक ब्लॉग्स लिखो, तुम्हारे पास ऑडियंस आएगी कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट हम आती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है कि मैंने एनालिटिक्स में बताया था कि कोई बंदा शेयर करेगा कंटेंट, कोई कमेंट करेगा, कोई स्वाइप कर रहा है, कोई पेज को स्क्रॉल कर रहा है कि कितना वो ऊपर गया कितना नीचे गया। ठीक है, यहाँ तक अगर रुक गया या फिर वो पूरा नीचे तक गया है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। तो जी। उसने हमारी एड के साथ कुछ भी किया। ठीक है, हमारी एड छोड़ो, बिना एड के भी हमने जो भी डाल रखा है उसने कुछ भी किया है। अभी मेरा ब्लॉग है ये, तो ये मैं दिखा रहा हूँ, एक ब्लॉग मैंने एक ब्लॉग डाला था। इस ब्लॉग के ऊपर कोई पब्लिक ना 30% स्क्रॉल कर रही है, कोई 100% कर रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने जो लिंक्स डाले हुए हैं ना, कोई उस लिंक्स पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, वो सब एक एंगेजमेंट है कि ऑडियंस ने कुछ ना कुछ तो एंगेज किया है मेरे मेरे डेटा के साथ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वर्जन। अब लोगों ने क्या किया, एंगेजमेंट तो कर ली। अब मेरा गोल तो क्या है कि भाई जो मैंने प्रोडक्ट जिसकी मैंने ऐड लगाई है वो बिकना चाहिए। ठीक है, उसकी सेल होनी चाहिए। अब लोगों ने क्या किया, देखा, लाइक किया, कमेंट मारा, छोड़ दिया, नहीं खरीदा। तो दैट इज नॉट आवर कन्वर्जन। मेरा कन्वर्जन क्या है कि अगर मैंने ऐड चलाई है, मेरा टारगेट क्या है कि लोग इसको खरीदे। जिन लोगों ने ऐड देख के वेबसाइट पे गए, उन्होंने वो परचेज कर लिया, तो वो मेरा कन्वर्जन है। अगर 100 लोगों में से एक बंदा उसको परचेज करता है तो 1 इज माई कन्वर्जन। समझ में आया कन्वर्जन क्या है? जी। जो हमारा बिजनेस गोल पूरा हो जाता है, जहां भी, जो भी मेरा बिजनेस गोल था कि मानो मैं चाहता था कि लोग आए और इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, जिन्होंने आके इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, दैट इज माई कन्वर्जन। ठीक है। और जी। कन्वर्जन कुछ भी हो सकते हैं, कोई फॉर्म फिल करवाना होता है, किसी का क्या रहता है कि जैसे अमेजोन है, ये अमेजोन के भी काफी ऐसे ऐड चलती है। उनका काम क्या होता है कि लोग ना आए और आने के बाद कुछ भी प्रोडक्ट है उसको ऐड टू कार्ट कर लें। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया ऐड टू कार्ट। ठीक है। तो कई लोगों का होता है टारगेट कि भाई ऐड टू कार्ट करवा दो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, कुछ कहते हैं कि भाई तुम ना इस मोबाइल की ऐड पे पहुंचा दो, बाकी हम देख लेंगे। क्योंकि डेटा तो चला गया उनके पास कि किस यूजर ने कहाँ पे, वो कहाँ पे गया है, किसने क्या सर्च किया है। अब अमेजोन को पता है कि एक दीपक नाम का लड़का है जो हिसार में बैठ के उसकी उसकी वेबसाइट को देख रहा है, और वो सैमसंग गैलेक्सी S21 देख रहा है। उसको पता है सब। उसको पता है कि मैं लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये कन्वर्जन आता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टर्म है, वो है ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब देखो, बैक आ जाता है। एजेंसी में मैंने क्या किया कि मैंने ना एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग डाला है। मैंने इस पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैंने जो ब्लॉग लिखा पूरा, मैंने फोटोज वोटोज डाली, इसमें लिंक्स वगैरह डाले, और सीधा मैंने अपलोड कर दिया। अब कल को कोई बंदा इसमें सर्च करता है ना, और सर्च करके ऑटोमेटिक गूगल से सर्च करके इसके ऊपर आता है, तो वो मेरे लिए एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है। कि मतलब बिना पैसा लगाए अगर हमारी एड के ऊपर, हमारे डेटा के ऊपर कोई आ रहा है, दैट इज अ ऑर्गेनिक रिजल्ट। अगर मैंने इसी के ऊपर पैसा लगाया होता, मैंने गूगल को पैसा दिया होता कि ठीक है भाई इसकी मार्केटिंग कर, और मेरे को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पहुंचा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और वहां से जो भी ऑडियंस आती, तो वो होता है मेरा पेड रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। ऑर्गेनिक होता है, हमने हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग जो भी मैंने चीजें डाल दी है, बिना पैसा लगाए, वहां से कोई कस्टमर आया, ऑर्गेनिक रिजल्ट है। पैसा लगाए कोई आ रहा है, वो पेड रिजल्ट। पेड रिजल्ट। ठीक है। SCRP क्या होता है ये बताओ? सर्च इंजन रिजल्ट पेज लिखा भी हुआ है मैंने, क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है इससे? जहाँ पे रिजल्ट शो होता होगा कि किस किस ने उसको देखा है।
नहीं, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। सो देखो, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ पे कुछ भी सर्च करें, लाइक ए गूगल। हाँ, परफेक्ट। अभी क्या है कि ये मेरा गूगल है, यहाँ मैं सर्च करता हूँ बुक्स। तो ये जो भी आया ना, ये जो पेज आया है, ये जो वेब पेज है, इसको बोलेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि मैंने सर्च इंजन के अंदर कुछ सर्च किया और सर्च इंजन ने मुझे एक पेज दे दिया। ये रिजल्टिंग पेज है उसका। एंड दिस इज SCRP। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज इतना पूरा नहीं बोलते, वो बोलते हैं SCRP। ठीक। ठीक है। हाँ। जी। तो कभी कोई ऐसे बोले कि भाई इसका SCRP है, इसका SCRP वो है, SCRP दो, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पेज। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने ऐड चलाई, मैंने ऐड पे लगाया 100 रुपए, और मेरे को ऐसी ऐड चलानी है कि मैंने 100 रुपए लगाया है ना, तो मैं उससे से कम 150 रुपए कमा सकूं। ठीक है। इसी का एक भाई होता है, आ, बाद में बताएंगे, गूगल एड्स के अंदर आएगा। ठीक है। ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा मैंने लगाया और मुझे वापस कितना मिला है। और ध्यान रखना, हमेशा ये हमारा प्लस ही होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। जो क्लाइंट हमें पैसा देगा वो यही चाहेगा कि भाई अगर मैं लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे 5 लाख का बिजनेस दे। जी। ठीक है। वरना वो एड किस लिए चला रहे हैं? उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए ना। अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई तुम ना ऐड चला दो, तुम लोगों को बता दो कि मैं ये सामान बेचता हूँ और इंडस्ट्री के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करवा रहा है इसमें? वो करवा रहा है ब्रांड अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है। कि लोगों को पता चले कि इस नाम की भी कोई चीज है, इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है। तो उसमें हमारा ROI क्या होता है कि लोगों के अंदर ऐसे जागरूकता आ रही है कि हाँ भाई, इस नाम से भी कोई चीज आई है। उसको मतलब नहीं है कि कोई बंदा खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पहला उसका मतलब यही है कि लोगों के पास एटलीस्ट न्यूज चली जाए। ठीक है। ठीक। जिसको सेल चाहिए वो हमेशा कहेगा कि भाई जितना लगा रहा हूँ वापस कितना आएगा। जी। ठीक है। बेसिकली हम पैसा कमाने के लिए तो ऐड चला रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, अब बता रहा हूँ कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। इनके पीछे काफी कोडिंग वोडिंग की गई होती है। जैसे गूगल एक प्रोग्राम है, इसका काम क्या रहता है कि यूजर आएगा, अपनी क्वेरी डालेगा कि उसको ये चाहिए, और इसको एंटर करेगा ना जैसे, तो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन। ये सारी की सारी वेबसाइट्स को क्रॉल करता है। स्क्रोलिंग भी आगे आएगा अभी। क्या करता है कि सारी वेबसाइट को चेक करेगा कि लोगों ने क्या क्या अपलोड किया है, क्या क्या बनाया है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। इन सबको कलेक्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। और जैसे कोई यूजर आएगा सर्च करने के लिए, मैं भी सर्च करता हूँ कुछ, मान लो कि मैं पेंसिल सर्च करता हूँ। गूगल को पता है कि यूजर आया, पेंसिल सर्च किया, इसने मेरे सर्च करने से पहले ही, ये अभी नहीं है कि ये अभी सर्च कर रहा है और इसने वेबसाइट्स को देखा, वहां से निकाल के डेटा लेके आया। इसने ये काम पहले कर चुका ही है। इसने पेंसिल से रिलेटेड डेटा सारा का सारा अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। तो यूजर आएगा, पेंसिल सर्च करेगा और ये धड़ाम से वो सारा डेटा निकाल के दे देगा। ठीक है। ओके, तो मेरा सर्च इंजन हो गया है। अभी क्या आता है? ब्राउजर। जैसे प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेटफॉर्म है, गूगल सर्च इंजन है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। ये गूगल मीट का एक एक्सटेंशन वगैरह जो भी है। ब्राउजर क्या होता है? इन चीजों को जगह देते हैं इनको रन करने के लिए। ठीक है। मानो कि ब्राउजर ना हो तो हम रन कैसे करेंगे? हम किसी वेबसाइट को खोलेंगे कैसे? अभी क्रोम होता है, सफारी होता है, UC ब्राउजर पहले आता था, ओपेरा में नहीं होता था। अगर ये नहीं होंगे तो हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेंगे? जी। सर्च इंजन कैसे चलाएंगे? ठीक है। तो इन सब चीजों को जो भी अपने अपने स्पेस देता है उसको बोलते हैं ब्राउजर्स। उसके बाद आता है कि सर्च इंजन वर्किंग। कि सर्च इंजन क्या, ये रहे आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। ये नीचे 3 पॉइंट रहते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। मैंने ये तो बता दिया कि यार सर्च इंजन में जाएंगे और मैं यहाँ पे होटल सर्च करूंगा तो होटल आ जाएगा, लेकिन इसने काम कैसे किया? तो इसने काम किया इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला है क्रॉलिंग,
दूसरा है इंडेक्सिंग, तीसरा है रैंकिंग। मालूम है किसी को क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, रैंकिंग क्या होती है? अरे बता दो, कुछ तो बताया है मैंने। रैंकिंग तो सर वो होती है जिसका होटल की सबसे बेस्ट होती है कि वही हम्म। सबसे अच्छा होता है, वो पहले पहले आएगा। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। और क्रॉलिंग से पता है कुछ, क्रॉलिंग क्या होती है? गवर्नमेंट का नहीं पता सर। इंडेक्सिंग का? नो सर। ठीक है सुमित, तुम बताओ क्या होती है क्रॉलिंग? सर क्रोलिंग गूगल जो अपने को क्रोल करता है, जैसे अपने ने डाटा अपलोड किया तो वो अपने को मतलब रैंकिंग देता है क्रोल बट इज करके। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या होती है? वो क्रॉल मतलब करता है, मुझे डाटा पता है, डाटा क्रॉल क्रोल क्या करता करता है? है, डाटा क्रोल करता है। अच्छा। हाँ। फिर क्रॉल वो का मतलब क्या होता है? क्रोल में, ये क्रोलिंग और इंडेक्सिंग में मिक्सअप हो रहा है, क्यों इंडेक्स भी करता है वो, भी डाटा नहीं, चेक करता है। इंडेक्सिंग को इंडेक्सर्स करते हैं, क्रॉलर्स नहीं करते। हम्म। सिया, तुम्हें पता है इंडेक्सिंग क्या होती है? अच्छा, तुमने तो अभी क्वेश्चन पुट किया है। ईशा, आपको पता है? ठीक है, बता देता हूँ अभी। ईशा, आपको पता है कुछ क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग के बारे में? सर क्रोलिंग वो पेज जो ओपन करते हैं, इंडेक्स जैसे बुक वगैरह में होता है इंडेक्स, वही सेम। हाँ, इंडेक्स तो आपने सही इंडेक्स। बताया वैसे। रैंकिंग जो हमें शो होती है कि हाँ हमारे पेज को देख के कितना रैंक मिला है, फर्स्ट सेकंड है हम्म जो भी, आपसे रैंकिंग। बिल्कुल ठीक है। तो चलो अभी बताता हूँ क्रॉलिंग क्या होती है। तो जो हमारा सर्च इंजन है ना, ये गूगल, गूगल के ना काफी सारे बोट्स हैं। बोट्स समझते हैं ना, बोट्स, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो गूगल ने अपने बोट्स बना रखे हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे और उस डेटा को क्रॉल करेंगे, रेंगेंगे उनके ऊपर, उनको चेक करेंगे कि यार इसने क्या अपलोड किया है, उसने क्या अपलोड किया है। अब मान लो कि कोई क्रॉलर आया इस वेबसाइट के ऊपर, एजेंसी के ऊपर आया कोई, वो क्या ब्लॉग्स के अंदर, वो देखेगा कि भाई कोई नया ब्लॉग हुआ है नहीं हुआ। अगर मान लो कि ये ब्लॉग नया होता है बिल्कुल, वो चेक करेगा इसको, इस पूरे को छान लेगा वो, इस पूरी, इन जो भी इमेजेस है ना इसको छान लेगा, इसके पीछे क्या लिखा है उसको छान लेगा। अभी नीचे चलते हैं। ये लिंक आया, इस लिंक के ऊपर वो चला जाएगा, इस लिंक के अंदर क्या छिपा है वो उस पर चला जाएगा, इन लिंक्स के ऊपर क्या छिपा है वो उस पर चला जाएगा। ठीक है। तो क्रोलर्स का इतना भयंकर काम है कि वो अंदर से अंदर, अंदर से अंदर घुसते रहते हैं। ठीक है। पहले ये काम कौन करता था? ह्यूमंस करते थे हमारे जैसे। वो क्या करते थे कि वेबसाइट्स पे जाते थे, चेक करते थे और उसको देखते थे। पर ये इतना टफ था कि गूगल ने क्या किया कि अपना एआई सिस्टम बनाया और उसने अपने प्रोग्राम्स बनाए, बोर्ड्स बनाए और उनको चलाता है वो। ये नहीं है कि वो फ्री है, गूगल भी काफी कॉस्ट डालता है उसके ऊपर, काफी पे करता है। ठीक है, वेबसाइट्स को चेक करने के लिए। और वो चेक करेगा, पूरी वेबसाइट उसने छान ली, तो अपना उसका एक डेटाबेस होता है गूगल का। जैसे मेरा एक सीपीयू होता है, उसमें एक रैम डली होती है, एक मेरा स्टोरेज डला होता है। मान लो कि 1000 जीबी का मेरे डला हुआ है, तो वहां पे सारा का सारा डेटा वो स्टोर कर लेता है कि कल को कोई यूजर आए ना, तो सीधा वो सर्च करे और उसको रिजल्ट निकाल के दे दूं मैं बस। ठीक है। गूगल अपने आप को एकदम अपडेट रखता है इंटरनेट के मामले में। अगर ईशा, आप भी अगर कोई आज वेबसाइट बनाओगे ना, तो कल जी गूगल उसको क्रॉल कर लेगा। ठीक है सर। और हैंड टू हैंड अगर कोई बंदा उसको सर्च करता है, तो उसको निकाल के देगा कि हाँ भाई लो, ये रहा रिजल्ट। ठीक ठीक है। है। गूगल एकदम अपने आप को फुल अपडेट रखता है, इसको बोलते हैं क्रोलिंग। कि जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स है उन सब के अंदर जाके वो छानबीन करते हैं कि क्या, कौन क्या नया कर रहा है, कौन क्या नया कर रहा है, किसने क्या हटा दिया, किसने क्या लगा दिया। ठीक है, क्या नया चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो दिस इज क्रोलिंग। अब क्रोलिंग ऐसी नहीं है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और बनाने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैं उस पर अपलोड कुछ नहीं कर रहा, तो क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद ना क्रोलर्स आने बंद हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। जी। क्योंकि गूगल का तो पैसा लग रहा है। वो ऐसी वेबसाइट के ऊपर क्रोलर को क्यों भेजेगा कि जिसपे कोई काम ही नहीं कर रहा। वो एक दो बार आएंगे, चेक करेंगे कि कुछ नया नहीं है, छोड़ो यार। दोबारा आएंगे, कुछ नया नहीं है, छोड़ो यार। तीन चार बार वो आए, उसके बाद वो छोड़ देंगे आना। एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या चलता है कि वेबसाइट चलती है। अब मान लो कि मेरा एक ट्रेंड है कि मैं हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट करता हूँ। क्रोलर्स आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में बाकी चीजें तो चल रही है, लेकिन इसका जो ब्लॉग सेक्शन है ना,
वो हर हफ्ते अपडेट होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना हर हफ्ते आया करूंगा। जी समझे? मैं अगर क्या करता हूँ कि मैं डेली एक पोस्ट डालता हूँ, तो क्रोलर धीरे धीरे क्या करेगा, डेली आना शुरू कर देगा। मैं करूंगा कि हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में मैं डाल रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि क्रोलर ना समझ जाते हैं कि भाई इनका इनका नेचर कैसा है वेबसाइट का। फिर वो फटाक से आएंगे, फटाफट आएंगे। ओके। इसमें हमें गूगल को कोई पैसा पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है, बेसिकली गूगल कमा किससे रहा है? हमसे तो कमा रहा है वैसे ही। जी अगर वेबसाइट्स ना हो तो गूगल सर्च किसको करेगा, इंडेक्स किसको करेगा, उसके पास ट्रैफिक कहाँ से आएगा, फिर ऐड कौन चलाएगा? ठीक है। तो ये काम होता है क्रोलर का। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ता है। जो गूगल का सर्च कंसोल है, वो आगे बताऊंगा मैं होता क्या है। सर्च कंसोल में जाना पड़ेगा। उसमें एक इंडेक्सिंग का प्रॉपर क्रॉलिंग का रहता है एक सेक्शन। उसमें जाके अपने पोस्ट को जो अपना लिंक रहता है वहां पे पेस्ट कर देंगे। गूगल बोलेगा कि भाई ये जो तुम्हारा पेज है ना, ये गूगल के अंदर नहीं है, जो हमारा सर्च इंजन है उसके अंदर नहीं है। तो क्या इसको करना चाहते हो? तो मैं कहूंगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं यस करूंगा, क्रॉलर्स जाएंगे, चेकिंग वेकिंग करेंगे, और उस रिजल्ट को डाल देंगे पेज के ऊपर। ठीक है। हाँ। जैसे यूट्यूब में होता है कि बंदा ज्यादा दिन तक यूट्यूब वीडियो भी नहीं डालता, तो उसका चैनल क्या होता है, डेड हो जाता है। यही होता है, क्योंकि क्रॉलर्स नहीं आते। इंस्टाग्राम पे यही होता है कि बंदा पोस्ट नहीं डाल रहा तो उसकी आईडी डेड हो जाती है। क्रॉलर नहीं आते, चेक ही नहीं करते कौन क्या कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलो, जो मैं काफी वीडियो में बताता हूँ, कि एक ना लाइब्रेरी है। ठीक है। उसके पास 3 पीएन है। 3 पीएन का नाम है, एक का नाम है क्रॉलर, दूसरे का नाम है इंडेक्सर, तीसरे का नाम है रैंकर, जो रैंकिंग वगैरह देता है। तो जो लाइब्रेरी थी उसके मालिक ने क्या किया, जो पीएन 1 है क्रॉलर, उसको बोला कि भाई तू जा पूरे शहर में ना देख के आके किसके पास कौन सी बुक्स है। ठीक है। तुम्हें जो भी बुक्स मिलेंगी ना उसको उठा के ले आइयो अपने पास। ठीक है। तो वो हर एक बुक को उठा के ले आएगा, चाहे उसको किसी भी टॉपिक पे वो बुक मिली हो वो ले आएगा उठा के। उसने क्या किया, वो ट्रक भर के सारे के सारे बुक्स को ले आया और उसने ना लाइब्रेरी में छोड़ दिया। अब बारी आती है इंडेक्सर की। जो लाइब्रेरी का जो मालिक है वो बोलेगा, इंडेक्सर भाई तू इधर आ, अब तू एक काम कर, जितने भी ये बुक्स है ना इनको एक रैक में लगा। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के लगा, जो उसमें जो भी सेक्शंस रहते हैं अलग अलग तरह के, उसमें वो लगा दे। ठीक है। अगर लिटरेचर है कोई, उसको उसमें रख, साइंस के अलग रख। ये काम है इंडेक्सिंग का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने होटल सर्च किया था। ये सब काम है क्रॉलर का। इंडेक्सर का काम क्या है, इमेज के अंदर इमेज डालना। ये रहा, ये काम किया है इंडेक्सर्स ने। वीडियोस के अंदर वीडियोस आ रही है। ठीक है, सारी वीडियोस है। न्यूज के अंदर न्यूज आ रही है। मैप के अंदर सिर्फ तुम्हें एड्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं सर्च करने, देखो ये मैप खुल गया। इसमें तुम्हें कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है। इंडेक्सिंग ने बेसिकली क्या किया, हर कैटेगरी को सी डिवाइड कर दिया। कपड़े का मानो कि उसने ना क्या किया कि कपड़े को सर्च किया, और पैंट के नीचे पैंट, शर्ट के नीचे शर्ट, टॉप के नीचे टॉप, उन चीजों को उन्होंने इंडेक्स कर लिया। समझ में आया ये बात, कि क्रॉलिंग में और इंडेक्सिंग में डिफरेंस क्या है? जी ठीक है। अब रैंकिंग क्या होती है? अब मानो कि इंडेक्सर्स ने क्या किया, वो ना बुक छोड़ के उसको टारगेट दिया गया कि भाई तू ना जाके पूरे हिसार के अंदर जो भी कपड़े हैं उठा ला, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो तो उठा ला। इंडेक्सर्स ने क्या किया, उसको इंडेक्स कर दिया अलग अलग जगह पे। ठीक है, जो भी उनके कैटेगरीज उसमें डाल दिया। अब एक कस्टमर आता है उनके पास, वो कहता है कि भाई मेरे को ना ब्लैक शर्ट चाहिए। तो रैंकिंग वाला काम क्या करेगा, तीसरा जो पीएन है, उस सेक्शन के अंदर जो भी कस्टमर की क्वेरी थी कि उसको इस तरह की शर्ट चाहिए, ठीक है, वैसे देखेगा। उसका बजट कैसा है वैसा देखेगा, उसका स्टफ कैसा है वैसे निकालेगा। तो जो भी उसके रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे बेस्ट होगी ना, उसको निकाल के लाएगा। उसके साथ में वो सब बाकी के ऑप्शंस भी रखेगा कि देखो भाई ये तो सबसे बेस्ट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। ठीक है। ऐसा ही मेरे होटल की सर्चिंग में हुआ है कि ये देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है। इन्होंने रैंक दे दिया कि भाई यूजर का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है। और रैंकिंग काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इन्होंने
इमेज को कैसा यूज किया, जो इमेज है इनकी वो क्लियर है या फिर नहीं है, जो उन्होंने ब्लॉग डाला है वो कितना रेलेवेंट है। ये तो नहीं है कि ये बार बार ये लिखे जा रहे हैं ब्लैक शर्ट ब्लैक शर्ट ब्लैक शर्ट ब्लैक शर्ट। एक बंदा लिखता है कि ब्लैक शर्ट ऐसी होती है, इसको अब पहनना चाहिए, इसका स्टाइल ये आता है, इसके साइज ये आते हैं, वो पूरा उसमें डिस्क्राइब करता है, पूरा एलेबोरेशन देता है उसके अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा चांस वही है कि जो ज्यादा एलेबोरेट करेगा, जो ज्यादा ज्यादा अच्छा दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अभी, तो देखो कितना अच्छा पेज बना हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट भी दिख रहे हैं काफी अच्छे, टैक्सीज मेंशन किए हुए हैं इन्होंने। ओके, फोटोज कितनी अच्छी दी हुई है देखो। तो इस वजह से सबसे ऊपर है। और इन्होंने रैंकिंग सबसे ऊपर करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने गूगल को पैसा दिया है। नहीं, अगर आज मैं ऐसा कंटेंट डाल दूं जो इनसे बढ़िया है तो इनसे ऊपर मैं दिखूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। जैसे अगोड़ा है, इनके पास काफी अच्छी टीम है, ठीक है, काम करने के लिए काम कर रही है। ठीक है समझ में रैंकिंग क्या जी होती है। तो आई थिंक मैंने ये टॉपिक्स पूरे कवर कर दिए हैं। पूछने किसी को कुछ, फिर मैं पूछूंगा वही बात। बताओ। नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, और किसी को। इंडेक्सिंग बेसिकली वही है ना, भी डाटा ये अपना रख रहा है अपने पास। अपने पास रख रहा है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में रख रहा है। ये नहीं है कि उसने शर्ट के अंदर टी शर्ट को डाल दिया, ऐसा नहीं है। कैटेगरी मतलब कैटेगरीज वाइज हाँ, कैटेगरी। कैटेगरी वाइज इसके कुछ कैटेगरी ये रही, जैसे कि इमेज है, मैप है, कहाँ ओके, गया ऊपर, ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, ओके, ये आ गई इतनी सारी कैटेगरीज इसकी। ठीक है, ठीक है। तो वो इंडेक्सिंग है। और किसी को कुछ पूछना है। ठीक है अमन, समझ में आ गया इंडेक्सिंग, यस सर। रैंकिंग। यस सर। पूछ लो कुछ। यस सर। चलो पूछते हैं, टू वे कम्युनिकेशन क्या है। जैसे हम कोई न्यूज में ऐड देते हैं, हम्म वहां से जैसे कोई कस्टमर है वो हमसे हम्म डिटेल मांगना चाहता है उसकी पूरी तरह, ये कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा, तो वो न्यूज के हम्म, थ्रू नहीं पूछ सकता। ठीक है। उसको पूछने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इतना ही पता सर। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना नहीं पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का एक बेनिफिट है ये कि डिजिटल मार्केटिंग अगर करेंगे तो कस्टमर उसे इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, यस सर। फिर वहां बोल सकता है। तो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। ओके सर। ठीक है, और सुमित तुम बताओ रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या होता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग स्पेसिफिक, जैसे कोई कोई पर्सन आया अपनी वेबसाइट पे आया, या फिर हम्म लाइक अमेजोन पे आया, अमेजोन पे उसने सर्च किया शूज, हम्म तो उसको वो रिजल्ट फेसबुक पे भी दिखने लग जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी दिखने ऐड दिखने लग जाएगी। हम्म उनके पास एक डाटा चल जाएगा एक स्पेसिफिक, भी हाँ इस पर्सन को इस चीज में इंटरेस्ट है, शूज लेना चाह रहे हैं, तो वो डाटा ठीक है, धीरे धीरे एड्स में कन्वर्ट होता रहेगा। वो अपने को डेली 2-3 दिन तक ऐड दिखाएंगे दिखाएंगे। और करते कैसे रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग, हाँ, मतलब कि मैंने उनको दिखा दिया बार बार, पर मैं किसको दिखाऊंगा बार बार। टारगेट ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को नहीं। जो अपनी साइट पे आए हैं। हम्म जो टारगेट ऑडियंस का डेटा हमारे पास आया है उनको। हाँ उनको ही। क्योंकि टारगेट ऑडियंस तो हम शुरू से लेके चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी दिखा देंगे। नहीं नहीं। टारगेट ऑडियंस हमारी शुरू से डिस्क्राइब्ड है। ओके। उसके बाद जो एक सबसेक्शन आता है उनका, जो हमारी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कि पर्टिकुलरली ये ही इंटरेस्टेड है, तो उनको दिखाएंगे। ठीक है। सिया तुम बताओ कंटेंट क्या होता है। हम्म, ठीक है, ओके। तो ईशा आप बताना एक बार, कन्वर्जन क्या चीज है। तो किसी से
कॉन्टैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को सर्च करके। नहीं नहीं नहीं, कन्वर्जन। कन्वर्जन। कन्वर्जन देखो, नाम से पता है कोई चीज कन्वर्ट हो रही है। जी। क्या क्या मतलब, क्या थोड़ा और देखो, क्या समझ में आ रहा है कन्वर्जन से? फिर किसी प्रोडक्ट को लेके कुछ ओपिनियन अलग अलग पर्सन के वैसे। नहीं नहीं, वो चीज तो एंगेजमेंट हो गई। अच्छा अब जी। देखो, लोगों ने क्या किया कि ये सब चीजें कर ली। जी। अब मैंने हिंट दे दिया कि कोई क्या कर रहा है, कि लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, स्वाइप कर दिया, पेज स्क्रॉल कर दिया, उसके बाद कन्वर्जन आता है। क्या होगा, क्या हो सकता है? नहीं सर। इन लोगों ने ये सब तो कर ही दिया, जी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वापस चले गए हो करके, लाइक किया और छोड़ दिया कि छोड़ो यार। इन लोगों में से जिसने वो परचेज किया है, जो मेरा गोल पूरा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो कोई फॉर्म भरे, फॉर्म भर दिया, मैं चाहता हूँ कि सेल होए, किसी ने परचेज कर लिया, तो जिन लोगों ने किया वो मेरा कन्वर्जन है। ठीक है जी। ठीक है। जी। ओके, तो ये सब ये भेजना है क्या किसी को चाहिए? यस सर। ठीक है, ये भेज दूंगा। और नोटबुक वगैरह कोई नोट कर रहा है? यस सर। एक भी असर नहीं आया अमन का। सर। कर रहे हैं नोट? यस। दिखाइयो। आपको फोटो भेज दूँ करके। नहीं, अभी मेरे को चाहिए, अभी मेरे को कैमरा ऑन करके दिखा कि नोट कर रहे हैं नहीं कर रहा। अभी तो नहीं कर रहा, मैं वीडियो के बाद में करूँगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसे रैंडमली बोल भी सकता हूँ कि कैमरा ऑन करके दिखाओ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ठीक है, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट क्लास करनी है ना इसके बाद? यस सर। सर नेक्स्ट कल नहीं लगाएंगे कि अभी वो जो रेगुलर चल रही है वही क्लास जो अटेंड कर ले। रेगुलर चल रही है ना वो चलाएंगे अभी, कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। यस सर। 15 एक मिनट का गैप ले लेते हैं एक बार। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, 15 मिनट के बाद मिलते हैं, कोई लेट मत होना। ओके ओके। सर। चलो मिलते हैं 15 मिनट के बाद, फिर मैं एक नया लिंक भेजूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू।